जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज़ गगनदीप एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल नेम प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी। जैसा कि आपको पता है, हमने एक स्टैटिक जीके की वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रखी है स्पेशली आपके एफकेट के एग्ज़ाम के लिए। और आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू वी हैव ए लीप ईयर एवरी 4 years, द लेंथ ऑफ ए ईयर इज़ नॉट एन इंटीजर नंबर ऑफ डेज। देखो क्वेश्चन क्या है, यहाँ तक है हमारा क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि लीप ईयर क्यों आता है हर 4 साल के बाद। और लीप ईयर आने का मतलब क्या है कि वैसे तो 365 डेज होते हैं साल के अंदर, लेकिन लीप ईयर के अंदर 366 डेज होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि हर 4 साल के बाद हमारा एक लीप ईयर आ जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो लीप ईयर इसलिए आ जाता है कि 360 डेज इसलिए आ जाते हैं क्योंकि हमको नॉर्मली ऐसे ही लगता है कि एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं, जो कि एक तरीके से ठीक भी है। लेकिन जो लेंथ ऑफ ए ईयर होती है ना, यानी कि साल के अंदर 365 दिन नहीं होते हैं। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, साल के अंदर 365 डेज नहीं होते हैं। साल के अंदर जो डेज होते हैं वो होते हैं 365.242199, यानी कि रफली अगर मैं बोलूँ तो 365.25 डेज होते हैं। तो ये 0.25 फिर 0.25 फिर 0.25 और फिर 0.25 जब 4 साल होते हैं तो वो एक दिन पूरा बन जाता है। इसीलिए 4 साल बाद में एक लीप ईयर आता है जिसके अंदर 366 दिन होते हैं। तो अब से अगर आपसे पूछा जाता है कि लीप ईयर क्यों आता है हर 4 साल के बाद, इसलिए क्योंकि साल के अंदर 365 नहीं बल्कि 365.25 डेज़ के अराउंड होते हैं। इसीलिए उसको कवर अप करने के लिए हर 4th ईयर में हम एक दिन ऐड कर देते हैं और उससे जो टोटल डेज़ बन जाते हैं वो कितने बन जाते हैं, 366 डेज़ बन जाते हैं हर 4th ईयर में। क्लियर हो गया ये वाला कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेन बियरिंग क्लाउड्स। बियरिंग मतलब जिनके पास होती है, जो ऐसे क्लाउड होते हैं जिनके अंदर बारिश स्टोर होती है, वे काले दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वे सारी की सारी लाइट्स को स्कैटर कर देते हैं। सारी की सारी लाइट को स्कैटर कर देते हैं, किसी भी लाइट को ऑब्जॉर्ब नहीं करते। ठीक है, आपको पता है कि कोई भी कलर हमको दिखाई देता है तो वो जिस कलर को रिफ्लेक्ट करता है वही कलर उसको शो करता है, लेकिन ये सारी की सारी लाइट को क्या कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं। और इसी कारण क्या होता है, जिन बादलों के अंदर बारिश होती है वो ब्लैक दिखाई देते हैं, वो काले दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कंसेप्ट विच ट्राइज टू एसर्टेन, जो सुनिश्चित करता है द एक्चुअल डेफिसिट, कि वास्तव में डेफिसिट कमी कितनी हुई है इन द रिवेन्यू अकाउंट आफ्टर एडजस्टिंग फॉर एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब जो खर्च हुआ है, ऑफ कैपिटल नेचर इज टर्म्ड एज। तो देखो क्या है कि ऐसे कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं जो ये सुनिश्चित करता है कि जो एक्चुअल में डेफिसिट हुआ है रिवेन्यू अकाउंट में एक्सपेंडिचर को एडजस्ट करने के बाद कैपिटल नेचर में, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट। इफेक्टिव का क्या मतलब हो जाता है कहीं पे भी, एक तो हम नॉर्मली कोई चीज़ निकालते हैं और एक जब बाकी चीज़ों को काट पीट के उसमें से हटा के जब वास्तव के अंदर कोई चीज़ निकल के आती है उसको हम इफेक्टिव बोलते हैं। कहने का मतलब कि आपकी इनकम हुई, कोई दुकान में आप किसी भी शॉप में आपने कोई सामान बेचा, आपको उससे पैसे मिल गए, आपको मान लिए 10,000 रुपये मिल गए, लेकिन जब आप उसमें से वो चीज़ जितने की खरीदी थी वो घटाएंगे, आपका जो ब्याज लगा वो घटाएंगे, आपको जो पे करने पड़े आपके वर्कर्स को वो घटाएंगे, अपना खुद की मेहनत जो है उसकी भी एक वैल्यू लगा के घटाएंगे, तो जो वास्तव में फिर जाके जो आपके पास जो बचा वो आपकी इफेक्टिव एक तरीके से इनकम हुई। तो इफेक्टिव का मतलब क्या है कि जो सीधे चीज़ें आ गई वो नहीं, बाकी चीज़ों को हटा के जो वास्तव के अंदर जो चीज़ बचती है उसको बोला जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे एक्सपेंडिचर को एडजस्ट करके जो बचता है हमारा, तो वो इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, वेल्थ टैक्स इज ए डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। देखो टैक्स जो होते हैं मेनली दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स और दूसरा कौन सा होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, जो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं। जैसे क्या हो गया, हमारा इनकम टैक्स हो गया, इनकम के ऊपर जो हमारा टैक्स लगता है वो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं। लेकिन कुछ टैक्स होते हैं जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, जो लोग पहले कस्टमर से लेते हैं और फिर गवर्नमेंट को पे करते हैं। हम मैकडी के अंदर या कहीं पे भी पिज़्ज़ा खाने जाते हैं, बर्गर खाने जाते हैं, तो क्या होता है उसमें बहुत सारे टैक्स लगे होते हैं कि ये सर्विस टैक्स है, ये वैट है और ये सारी चीज़ें हैं। वो टैक्स कस्टमर पे करता है, वो हम पे करते हैं, और फिर वो क्या होता है, वो टैक्स उसके पास जाएगा ओनर के पास, वो फिर उसे गवर्नमेंट को पे करता है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। अब इसकी जगह पे जीएसटी आ गया है, यानी कि मेनली जो गवर्नमेंट गुड्स और सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगाती है वो हमारे इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं।
तो टैक्स हमारे कितने तरह के हो गए, 2 तरह के हो गए, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर सर्विस टैक्स, वैट वगैरह आ गए, जिसे अब जीएसटी में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, जीएसटी के अंदर भी सेंटर जीएसटी अलग होती है, स्टेट जीएसटी अलग होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है, व्हाट वाज जियारत इन द लैंग्वेज ऑफ सूफीज। सूफीज के अंदर जो भी सूफी संत होते हैं वहाँ पर एक टर्म यूज होती है जियारत। जियारत क्या होती है, जियारत होता है पिलग्रीमेज। पिलग्रीमेज क्या होता है, जब भी हम किसी धार्मिक स्थान पर जाते हैं तो उसको पिलग्रीमेज बोलते हैं। तो पिलग्रीमेज टू दी टॉम्स ऑफ सूफी संत, तो सूफी संत की जो दरगाहें हैं उनके ऊपर जाना, और सीकिंग, सीकिंग मतलब होता है मांगना या आस करना एक तरीके से। तो आस करना बरकत के लिए, बरकत आपको पता है हम नॉर्मली हिंदी में भी यूज़ करते हैं कि भगवान बरकत देना, यानी कि स्पिरिचुअल ग्रेस के लिए जब मांगा जाता है, आस किया जाता है सूफी संतों की दरगाहों के ऊपर जाके, तो उसे क्या बोला जाता है, जियारत बोला जाता है सूफी लैंग्वेज के अंदर। क्लियर है ये वाला कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 346। ये कह रहे हैं कि गुप्त काल में वराह मिहिर ने एक फेमस बुक लिखी थी जिसका नाम है बृहद संहिता। वो किससे रिलेटेड है, तो वो हमारी एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है। एस्ट्रोनॉमी हमारा होता है खगोल विज्ञान, खगोल विज्ञान। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन गए। एक तो ये पूछ सकते हैं कि वराह मिहिर जो हैं वो किस समय के थे, किसके समकालीन थे, तो वो गुप्त एज के अंदर थे, गुप्तों के टाइम पे थे, पहली चीज़ होगी। दूसरी बात पूछ सकते हैं कि वराह मिहिर ने कौन सी बुक लिखी है, तो बृहद संहिता लिखी है। बृहद संहिता किसने लिखी है, तो वराह मिहिर ने लिखी है। और बृहद संहिता कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है, तो संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। ये बुक किससे रिलेटेड है, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है। अब देखो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी में फ़र्क होता है, आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं हो जाना है। एग्जाम में अगर दोनों ऑप्शन आ जाए और आप जो पहले दिखे उसे पे कहीं लगा दो। एस्ट्रोलॉजी अलग चीज़ होती है, एस्ट्रोनॉमी अलग चीज़ होती है। एस्ट्रोलॉजी होता है ज्योतिष विज्ञान, यानी कि जिसमें ग्रहों का यूज़ करके हमको हमारा फ्यूचर बताते हैं, या क्या होने वाला है, या किस तरीके से ठीक किया जाता है, ग्रहों का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसको जो बताया जाता है वो एस्ट्रोलॉजी में बताया जाता है। जो बताने वाले होते हैं उनको हम एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं। लेकिन एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान होता है, जो ग्रहों के ऊपर रिसर्च करते हैं, किसके कितने उपग्रह हैं, किस तरह से है, तो ब्रह्मांड में जो रिसर्च की जाती है वो एस्ट्रोनॉमी के अंडर आती हैं। क्लियर है ये वाली बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी हाईली पॉलिश्ड मोनोलिथिक। मोनोलिथिक का क्या मतलब होता है, लिथिक वर्ड जब भी आ जाएगा तो इसका मतलब वहाँ पे स्टोन की बात हो रही है, ठीक है, पत्थर की बात हो रही है, एक तरीके से चट्टानों की बात हो रही है। तो मोनोलिथिक मतलब जो एक ही चट्टान से बना है, मोनोलिथिक स्ट्रक्चर हम उसको बोलते हैं। मोनो मतलब हो गया सिंगल, तो जो चीज़ एक ही चट्टान से बनी है उसको मोनोलिथिक बोला जाता है। तो दी हाईली पॉलिश्ड मोनोलिथिक अशोकन पिलर वर क्रेव्ड आउट ऑफ ए सिंगल पीसीज ऑफ बफ कलर्ड सैंडस्टोन। सिंगल पीसीज तो आप पे ही हो गया, मोनोलिथिक है क्योंकि, और क्रेव्ड आउट मतलब हो गया तरासा गया या निकाला गया। यूजुअली माइंड फ्रॉम द क्वेरीज, क्वेरीज होता है खादान, तो कहाँ की खदानों से मिलती हैं ये चीज़ें, जो हाईली पॉलिश्ड मोनोलिथिक अशोकन पिलर है वो कहाँ की खदानों में पाए गए, तो वो है चुनार की खदानों में, नियर मिर्ज़ापुर के पास पड़ते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। विच टाइप्स या टाइप ऑफ पेन यूज या यूजेस कैपिलरी एक्शन इन द एडिशन टू ग्रेविटी फॉर फ्लो ऑफ इंक। तो फाउंटेन पेन जो होते हैं वो किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, फाउंटेन पेन जो हमारे होते हैं वो हमारे कैपिलरी एक्शन के ऊपर बेस्ड होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑक्सीजन बिलोंग टू। देखो मैग्नेटिज्म, बहुत तरह के मैग्नेटिज्म होते हैं, जैसे फेरोमैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरी मैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म और सुपर मैग्नेटिज्म। तो ये मैग्नेटिज्म के टाइप होते हैं, और इनमें से जो ऑक्सीजन हमारी जो है ना, ऑक्सीजन जो बिलोंग करती है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि ऑक्सीजन कैसा मटेरियल है, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एलईडी। तो एलईडी की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए सबसे पहले। तो एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट इमिटिंग डायोड, और ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आपको भी पता है एलईडी बल्ब हम यूज़ करते हैं, बिजली में लगाते हैं, रोशनी प्रदान करता है। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई उसको हमने लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। विच बैटल ओपन दिल्ली एरिया फॉर मोहम्मद गोरी। आपको पता होगा कि तराइन की बैटल हुई थी, तरावड़ी की या तराइन का युद्ध हम इसको बोलते हैं। 2 युद्ध हुए थे। तराइन का पहला युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1191 यानी कि 1191 में। दूसरा जो हुआ था वो 1192 में हुआ था। पहले
जो युद्ध हुआ था वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जी की जीत हुई थी, दूसरे युद्ध में इनकी हार हुई थी। तो जब दूसरे युद्ध में इनकी हार हुई तो फिर दिल्ली एरिया एक तरीके से खुल गया, किसके लिए? मोहम्मद गौरी के लिए। नेक्स्ट है आर्यन जो थे वो सक्सीडिड, जो जीत गए थे। कॉन्फ्लिक्ट जब हुआ था प्री आर्यन से, जो पूर्व आर्यन थे और जो बाद वाले आर्यन थे, तो जो नए वाले आर्यन थे वो आर्यन जीत गए थे प्री आर्यन से। तो क्यों जीत गए थे? क्योंकि उन्होंने घोड़ों वाली गाड़ी का प्रयोग किया था, इसलिए जीत गए थे। नेक्स्ट है यहाँ पे जो चोल किंग्स हैं, उन्होंने चोल किंग्स, ये पूछा जाए नॉर्मली चोलों का शासन कहाँ पर था, तो वो तमिलनाडु के अंदर था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। साउथ इंडिया में तमिलनाडु में शासन था चोल किंग का। फ्रॉम विच फंड कैन एन एंटीसिपेटेड, देखो अनएंटीसिपेटेड का क्या मतलब होता है? एंटीसिपेट हमने कुछ कर लिया, मतलब जिसका हमने अंदाज़ा लगा लिया। एंटीसिपेट करना मतलब अंदाज़ा लगाना। अनएंटीसिपेटेड मतलब जिसका हमको अंदाज़ा नहीं था। एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्च। अब विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट, देखो गवर्नमेंट जब भी कोई खर्च करती है, जब भी कोई फंड रिलीज करती है, तो उससे पहले उसे संसद से परमिशन लेनी होती है। पार्लियामेंट के सभी मेंबर्स में मेजोरिटी से वो चीज़ पास करवानी होती है, यानी कि पार्लियामेंट की सहमति जरूरी होती है कोई भी फंड पास करने के लिए। अगर पैसा निकालती है गवर्नमेंट तो उसके लिए ज़रूरी होता है। लेकिन एक कंटिंजेंसी फंड भी होता है। कंटिंजेंसी फंड को हम इमरजेंसी फंड भी बोल सकते हैं। अगर मान लो एकदम से कोई ज़रूरत पड़ गई है, संसद के सत्र नहीं चल रहे हैं, पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अनएंटिसिपेटेड है, मतलब हमको पता नहीं था यहाँ पे पैसा लगने वाला है, यहाँ पे खर्च होने वाला है, तो गवर्नमेंट बिना संसद की अप्रूवल लिए डायरेक्टली इस फंड में से पैसे को खर्च कर सकती है। इसे हम कंटिंजेंसी फंड बोलते हैं। ए लॉ मेड बाय जुडिशरी इज नोन एज, जुडिशरी का वैसे काम, लॉ बनाने का जो काम होता है वैसे संसद का होता है, संसद कानून बनाती है। लॉ को एंश्योर करने का काम वो जजेस का होता है, कोर्ट्स का होता है। लेकिन अगर कोई जुडिशरी लॉ बनाती है तो उसको कैसा लॉ बोला जाता है? केस लॉ बोला जाता है। हु वाज द ऑथर ऑफ गीत गोविंदम, तो गीत गोविंद की जो रचना की है वो जयदेव ने की है। नेक्स्ट है द राइट टू पब्लिक ऑफिस। पब्लिक ऑफिस का जो राइट है वो कैसा राइट होता है? तो पब्लिक राइट होता है। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ विच इज नॉट ए कैनन ऑफ टैक्सेशन, तो कैनन ऑफ टैक्सेशन जो है वो कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी नहीं है, ये कह रहे हैं। और कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी क्या होता है कि एडम स्मिथ का मानना था कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी के हिसाब से कि जो भी टैक्स जनता के द्वारा जनता पर लगाए जाते हैं तो वो टैक्स सिंपल होना चाहिए और समझ में आना चाहिए, ताकि उस टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए जनता को किसी टेक्निकल बंदे की सपोर्ट की ज़रूरत ना पड़े, टैक्स एडवाइज़र की, कंसल्टेंट की ज़रूरत ना पड़े, वो जनता को सिंपली खुद से समझ में आ जाए। इसे ही हम कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी बोलते हैं। इफेक्टिव डिमांड डिपेंड्स ऑन, इफेक्टिव जो डिमांड होती है वो किस पे डिपेंड करती है? वो सप्लाई प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है। द डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर इज टू बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द फर्म्स, जो डिग्री ऑफ मोनोपोली होती है, मोनोपोली होती है एक शासन हो गया, किसी एक चीज़ का शासन हो गया, मार्केट के अंदर सिर्फ एक ही कंपनी की चल रही है तो उसको मोनोपोली बोला जाता है। और कितनी उनकी मोनोपोली है वो हम डिसाइड करते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट से। अब नॉर्मल प्रॉफिट तो जो जायज़ प्रॉफिट होता है वो, लेकिन अगर एक की मोनोपोली हो जाती है, उस कंपनी के अलावा उसका कोई प्रोडक्ट बना ही नहीं रहा है या फिर और कोई कंपनी चल ही नहीं रही है, तो वो अपने हिसाब से प्राइस डिसाइड करती है, अपने हिसाब से मुनाफा कमाते हैं और उसे ही हम क्या बोलते हैं? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। तो कैसा लगा आपका सेशन? कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताना है। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। ये सीरीज़ रेगुलरली आते रहेगी, देखते रहो ताकि आप एफकेट एग्ज़ाम के अंदर अच्छा स्कोर कर पाओ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।